जैसे ही वेदा बाहर आई, पीछे पीछे इंस्पेक्टर दीप भी आ गए। उन्होंने वेदा की तरफ देखा तो वेदा काफ़ी घबराए और काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। इतना घबराया और इतना डरा वेदा को दीप ने पहली बार देखा था। वेदा, क्या हुआ? तुम ऐसे बाहर आ गए? क्या बोल रहा था वो संजय? तुमने क्या महसूस किया अंदर? क्या देखा उसके पास? दीप ने पूछा, जिस पर वेदा दीप को बस उसके साथ चलने का इशारा करते हैं। वो दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर निकले और सामने लगी थी चाय की टपरी, वहाँ पर बैठ गए। वहाँ वेदा ने 2 कप चाय मंगवाई। वेदा बस चुपचाप बैठे कुछ सोच रहे थे और दीप उलझन में था कि आखिर वेदा को हो क्या गया है, वेदा ऐसे बर्ताव क्यों कर रही। चाय आई, इंस्पेक्टर दीप ने चाय उठाई, वेदा ने चाय उठाई और एक चुस्की लेकर वेदा बोले, इंस्पेक्टर, ये संजय नहीं है। ये सुन दीप एकदम से हिल गए। ये संजय नहीं है? वेदा, इसका क्या मतलब है? उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सब में फोटो, ब्लड ग्रुप, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट भी सेम है। यार वो संजय ही है। वेदा ने चाय खत्म करी और कप डस्टबिन में फेंकते हुए बोले, दीप, ये संजय का शरीर है पर संजय अंदर नहीं है। दीप को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वेदा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है वो हमसे झूठ बोल रहे हैं ताकि जुर्म से बच सके। वो भी यही कह रहा था कि वो जो चौथा आदमी मरा है वो मैं हूँ और ये जो है वो संजय नहीं है, वो मैं हूँ। मतलब कितनी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। और अगर यही बात मैं जाकर ना डीएसपी साहब को बताऊँगा तो देंगे मेरे पीछे एक लात और भगा देंगे मुझे। कुछ लॉजिकल बात बताओ यार। दीप ने चाय खत्म की और वो कप फेंकने ही जा रहे थे कि वेदा ने वो कप मांगा। इसमें अभी क्या था? वेदा ने पूछा। हैरान होते हुए दीप जवाब देते हैं, चाय थी और क्या। वेदा ने कप में बची चाय की 1-2 बूंदों को ज़मीन पर गिरा दिया और दीप को वो कप दिखाते हुए वो पूछते हैं, अब इसमें क्या है? दीप ने किलसते हुए कहा, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है। पर वेदा, तुम कहना क्या चाहते हो इससे? वेदा टपरी वाले के पास गए। उन्होंने थोड़ा पानी लिया जो उस कप में डाला और दीप के पास आए। इंस्पेक्टर, अब इसमें क्या है? दीप अब बहुत ज़्यादा चिढ़ गए और उठते हुए बोले, अब इसके अंदर पानी है। आखिर तुम इसे साबित क्या करना चाहते हो? आगे संजय मेरा दिमाग खराब करा रहा है और वेदा तुम अलग सी बातें करते हो। जिस पर वेदा मुस्कुराए, कप से पानी फेंका और कप दिखाते हुए बोले, मान लो ये कप संजय का शरीर है, इसमें पहले चाय थी, यानी कि संजय की आत्मा। अब कोई एक शख्स आया, उसने संजय को मारा तो हमने चाय के कप को पूरा खाली कर दिया, तो अब ये कप पूरा खाली हो गया। और उसी समय मान लो हमने इसमें पानी डाल दिया, यानी कि किसी दूसरे शख्स की आत्मा। कप तो वही है, बस अंदर का सामान बदल रहा है। ठीक वैसे ही संजय का शरीर तो है पर उसमें आत्मा संजय की नहीं है। दीप माथा खुजाने लगे। उन्हें कुछ कुछ बातें समझ आ गई, पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये दीप को समझ ही नहीं आ रहा था। और आता भी कैसे, क्योंकि विज्ञान की नज़र में ये सब नामुमकिन है। सुनो वेदा, मैं तुम्हारी बात कहीं ना कहीं समझ रहा हूँ, पर आखिर ये सब कैसे हो सकता है? और अगर हुआ है तो उसने संजय की आत्मा को क्यों चुना? मतलब संजय के शरीर को क्यों चुना? और चुना तो चुना, उसके पूरे परिवार को मार दिया। और अगर मैं ये कहानी कोर्ट में सुनाऊंगा ना तो मुझे सस्पेंड कर देंगे, कहेंगे मैं पागल हो चुका हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा वेदा। इस पर वेदा काफ़ी देर सोचते हैं और दीप को एक कहानी सुनाते हैं। सुनो दीप, मेरा एक मुंह बोला भाई था, देवा था से तुम समझ गए होगे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल वो एक तांत्रिक की आत्मा थी। वो तांत्रिक जैसे ही बूढ़ा होता या मरता तो अपनी आत्मा को काबू कर पाता था, और इस कदर काबू कर पाता कि वो अपनी आत्मा को किसी शरीर में डाल देता। बस फ़र्क इतना था कि उसको कोई 3 महीने से छोटी उम्र का बच्चा चाहिए, वो भी पेट में। जैसे मान लो आज उसकी मौत हो गई और उसके पास में या आसपास
कहीं कैसी महिला है जो प्रेग्नेंट है पर 3 महीने से कम, तो वो उसके पेट में, उसके गर्भ में चला जाता। तो जब डिलीवरी होती, वो जो बच्चा आता, वो होता तो उनका बच्चा वो नया शरीर होता, पर जो आत्मा थी वो उसी तांत्रिक की थी। तो इससे उसका ज्ञान कम नहीं हुआ, इससे उसकी शक्तियाँ और विधि कम नहीं हुई। मतलब जितना वक्त उसे 90 साल की उम्र तक एक्सपीरियंस बढ़ाने में, नॉलेज लेने में लगा, वो उसी नॉलेज के साथ उस नए शरीर में चला गया। और रही बात इसकी, जिसे हम संजय कहेंगे अभी, तो हो सकता है कि इसे जवान शरीर चाहिए हो, तो वो उसे मारकर अपनी आत्मा उसके अंदर डाल देता था। वैसे उस चौथी लाश की उम्र क्या थी? इंस्पेक्टर दीप थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, उम्र उसकी शायद 65 के आसपास। वेदा ये सुन गहरी सोच में डूब गए। हाँ, मेरा शक सही था, तुझे शरीर जवान चाहिए। हो सकता है उसके पास कोई ऐसी विधि हो जिसके लिए उसे जवान शरीर ही चाहिए होगा, और वो भी मर्द का। अब रही बात ये, किसने संजय को क्यों चुना और इसके परिवार को क्यों मारा, और इसकी लाश बाथरूम में कैसे मिली, तो इन सवालों के जवाब तो वही दे पाएगा। और मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ भी कि मैं उससे आके भिड़ सकूँ। बात करेंगे, देखेंगे, शायद हमारी मदद करे, बता दे कुछ। बाकी मुझे वो टेढ़ा इंसान लग रहा है। मैं तो भी इतनी सलाह दूंगा कि कोई भी उसके पास ना जाए, तुम तो खास कर। और ये धागा दे रहा, ये मंत्र बाधित है, सबको पहना देना, इससे तुम सबको कुछ होगा नहीं। अभी के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वेदा इतना बोल उठे कि दीप बोली, वेदा मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, पर हेड क्वार्टर्स मुझसे रोज पूछती है कि केस कहाँ तक पहुँचा। ऊपर से मीडिया वालों का अलग ही डंडा है, जब देखो पुलिस वालों पे सवाल उठाएंगे। पुलिस ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया, गुनहगार नहीं पकड़ा, सजा नहीं दी, ये नहीं किया। भारत की पुलिस सो रही है। अब उन्हें कौन बताए कि न्यूज़ उठाकर सवाल करना आसान है, पर ऑन फील्ड काम करना मुश्किल। इसलिए जल्दी कुछ करो वेदा। वेदा हाँ में सिर हिलाते हैं और वहीं बरेली में एक रूम को बुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर उन्हें 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। वेदा रूम में पहुंचे। सोचते सोचते रात हो गई। वो बेड पर लेटे बस सोच ही रहे थे कि क्या करूं क्या नहीं, कि तभी उन्हें एक पावर सेंस हुई। वेदा एकदम से खड़े हुए। उन्हें डर लग रहा था। उन्हें यह लग रहा था कि कहीं संजय ने तो उनके पीछे कोई आत्मा नहीं भेज दी। वो यहाँ वहाँ देख ही रहे थे कि तभी उनके कंधे पर किसने हाथ रखा। वेदा की सांस एकदम से अटक गई। उन्होंने पलट कर देखा तो पीछे बेताल खड़ा था। अरे आप! अचानक से आ गए आप, तो डरा दिया मुझे, वेदा ने कहा, जिस पर वो बेताल बेड पर कूदते हुए बोला, क्या वेदांत, मैं तुम्हें दिल से ताकतवर बना रहा हूँ। जिस रास्ते पर जा रहे हो ना तुम, उसके लिए तुम्हें मजबूत होना जरूरी है। वेदा बिखरी सांसें बटोर कुर्सी पर बैठते हैं और कहते हैं, अचानक आना हुआ, कोई बात? जिस पर बेताल हंसते हुए कहते हैं, हाँ वेदांत, शाबाशी देने आया हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो। तुमने अकेले ही उस कालराज को हरा दिया और उसकी दुनिया को ख़त्म कर दिया, और साथ ही साथ वो ट्रेन भी जो हमने उसकी दुनिया में भेजी थी। कमाल कर दिया वेदांत। ये सुन वेदा एकदम से खड़े हुए। वो हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और वह भी इतने सक्षम थे भी नहीं कि ये सब कर सके। तो ये किसने किया? क्या? नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो भी तैयार ही नहीं हूँ कालराज से लड़ने के लिए। उसकी दुनिया को ख़त्म करना मेरे बस की बात नहीं है अभी। ये सुन बेताल भी हैरान हो गया कि अगर वेदा ने ये नहीं किया तो कौन है जो वेदा से भी ज़्यादा ताकतवर है? वेदांत, ये कैसे हो सकता है? तुमसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कौन है? क्योंकि ये ना तो देवताओं का काम है, ना ही पूरी ताकतों का। ये किसी इंसान का काम है। कौन है ऐसा जो अकेला आया, उसने कालराज को तो हराया, उसकी दुनिया को ख़त्म कर दिया? वेदा गहरी सोच में डूब गए, और वो चिंतित भी काफ़ी थे, क्योंकि उस दुनिया में काफ़ी आत्माएं कैद थी जो मुक्ति चाहती थी, और वेदा ने वादा किया था कि वह सबको मुक्ति दिलाएंगे। उन कैद आत्माओं का क्या हुआ? बेताल, चुप क्यों हो? बोलो कुछ। उन आत्माओं का क्या हुआ? बेताल ने एकदम से कहा। वेदांत, मुझे लगा तुम उन आत्माओं को ले गए हो मुक्त कराने,
क्योंकि वहां पर कोई आत्मा थी ही नहीं। पर जब अब मुझे पता लग रहा कि वो सब तुमने नहीं किया, तो मैं खुद चिंतित हूं कि वो आत्माएं कहां पर गई, कौन उन्हें लेकर गया और क्या करेगा उनके साथ। वेदा भी सोच सोच कर डर रहे थे कि ऐसा कौन आ गया है जो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है, और कौन है वो जिसने उस कालराज को हराकर उन सारी आत्माओं को अपने कब्जे में कर लिया। और ज़्यादा चिंता की बात यह भी थी कि वो उन आत्माओं के साथ आखिर करेगा क्या।